जानकार भागीरथ थे। नीचे की जमीन जो भाई जी कह रहे थे कि हिंदी में सारी बातें हों, और चूंकि वो हम सबके मुखिया हैं, इस नाते जो आर्टिजन न कह के जमीनी पाताली पानी की जो नदी की जानकार थी माता अनसुईया थी, जो उन्हें मंदाकिनी नदी लाई। तालाब के जानकार थे, देश में बनाने के महाराज भोज थे। आदिवासियों के बीच में तालाब बनाने का काम माता दुर्गावती जानती थी, और तीर्थ स्थलों में पानी का प्रबंधन कैसे हो माता अहिल्याबाई होलकर जानती थी। हर बड़ी नदी का निर्माण छोटी नदी से हुआ है, भी दीक्षित साहब कह रहे थे। मैं मानता हूँ दो तीन चीजें हैं। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक बादल बनाने की तकनीक नहीं जानता, बादल ट्रांसफर करने की तकनीक नहीं जानता, बादल फाड़ने की तकनीक नहीं जानता, और बादल लाने की तकनीक नहीं जानता। लेकिन हमारे पुरखे जानते थे, बादल लाना भी जानते थे, बादल बनाना भी जानते थे, बादल को फाड़ना भी जानते थे। उदाहरण के तौर पर हमारे महान कालिदास जो मेघ को लाना जानते थे, मेघ मल्हार आपने सुना होगा। 12 मिहिर भूविज्ञानी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आपसे जानते हैं। इन सब विषयों में मैं दो तीन बातें एक बात कहूँगा। इस जमीन ये जो भवन बना है, इसको जोड़ने का काम न सीमेंट ने किया, न बालू ने किया, न पत्थर ने किया, न लोहे ने किया। इसको जोड़ने का काम जल ने किया है। जल बेजान को भी जोड़ता है। इस भवन के ऊपर अगर पीपल का पेड़ पैदा हो, उसे पानी कौन देता है? ये सोचने का विषय है। बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि संजय भाई जो बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, हम लोग जिस विद्यालय के विद्यार्थी वहाँ अनुशासन हमें सिखाया गया। तो मैं मानता हूँ कि एक और प्रकृति बराबर पानी देती है। नारियल के पेड़ के ऊपर जब पानी पीते हैं, हम नारियल का पानी पीते हैं, उसे कौन पानी देता है? मैंने उसमें प्रयोग किया है। मेरा मंत्र है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पूरे देश के लिए प्रधानों को पत्र लिखा। बाद में चर्चा सब हम करेंगे। हम अनुशासन के विद्यार्थी हैं, हम सबको सुनना चाहते हैं बुंदेलखंड में। और संजय जी जो अद्भुत काम कर रहे हैं परमार्थ के माध्यम से, क्रिकेट से पानी इन जनरल, नदी तालाब का पुनर्जीवन इन पर्टिकुलर पे काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि 14 राज्य के प्रतिनिधि के बीच बैठे हुए हैं। तो मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाके, जैसा कि माननीय संजय जी ने बताया कि हम लोग कार्यशाला भी बहुत करते हैं, लेकिन ज़रूरत है उसको जनता के बीच लाने की। तो मेरा नदी से पर्सनल इंटरेक्शन और उसके इम्पैक्ट के बारे में मैं अपना जो हमारी एक्सपीरियंस है हमारा, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और उसको सरकार कैसे लड़ी है उस पर हल्का सा प्रकाश डालूंगा। देखिए, मेरा जन्म भी कुंभ का गंगा जल लेके मुझे वेस्ट चढ़ने का मौका मिला, और वहाँ से मैंने जल बचाओ की अपील की। बट मुझे लगता है वीडियो अपील तब तक इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा जब तक आप कुछ ग्राउंड पे ना करें। तो जब मैं वहाँ से लौटा, वेस्ट के शिखर से लौटा तो मेरी प्रथम तैनाती लौटने के बाद बुलंदशहर में हुई, जहाँ की एक्चुअल में ग्राउंड लेवल काम थोड़ा बहुत हमने किया। वहाँ नीम नदी जाती है, जो कि हापुड़ में जन्म होता है, बुलंदशहर से होते हुए अलीगढ़ या उसके आगे वो यमुना नदी में मिलती है। हमारे जनपद बुलंदशहर से 150 किलोमीटर, हमारे पूर्व जनपद बुलंदशहर से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसको हम लोगों ने सिंचाई और मनरेगा और कुछ वहाँ भी जल प्रेमी हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, इन सब के सहयोग से उसको पुनर्जीवित किया। ये आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद 21 अक्टूबर में मैं यहाँ आया, तो यहाँ पे सबसे पहले कनेरा नदी का काम एक्चुअल में हमारे आने से पहले लगभग समाप्त हो गया था। जब मैं यहाँ आया तो हमें लखेरी सब नदी के किनारे ही फलीभूत हुई है। और आज ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी हाई हो गया, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया तो हम नदी से अलग हो गए। अब जनपद झांसी का ही लीजिए, यहाँ पे JJM बोलते हैं, ये जो नल जल योजना है, इस योजना में ज़्यादातर सरफेस वाटर को ही सोर्स बनाया गया है। चाहे यहाँ की बेतवा नदी हो या धरसान नदी हो या बड़े पौंड हो, यहाँ पे 10 योजना है जल जीवन मिशन JJM। वो ग्रामीण क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र में यहाँ अमृत योजना के अंतर्गत नगर निगम के लिए 190 MLD का प्लांट बन रहा है। वो भी बेतवा नदी से ही माता टीला डैम से पानी ले आया है। तो अभी भी हम नदी पर ही निर्भर हैं, चाहे 2000 वर्ष आगे आ गए हों, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नदी पर ही निर्भर हैं। नदी से
अपने आप को कभी काट नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी हाई हो गई, हम ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर बचे तब तो। ग्राउंड वाटर तो कम होती जा रही है। आप यहाँ पे हमारी बहुत जल सहेली है झांसी में, जैसे गर्मी आया नहीं, अप्रैल मई जून के वाटर लेवल नीचे गया और हम लोग को टैंकर चलाना पड़ता है, एक दो नहीं सैकड़ों टैंकर। तो कितना भी टेक्नोलॉजी हाई हो जाए, हम नदियों से अपने आप को दूर रख नहीं सकते हैं। ये जीते जागते हमारे जीवन में हम स्वयं देख रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करते थे और आज 335 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन है। जितना हमारे पास अनाज होना चाहिए उसके 3 गुना अनाज हमारे पास उपलब्ध है और हमारे भंडारण में है। और इसीलिए जब पूरे देश में अनाज की कमी हुई, खास करके जब यूक्रेन की लड़ाई हुई, उस समय भी पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था कि कैसे भारत हमको अनाज उपलब्ध कराएगा, हम खा पाएंगे। और ये तभी संभव हो पाया कि जब जो हरित क्रांति आई हमारे देश में, वो 2 चीज़ों से आई। एक तो जो नए तरह के किस्म आए, जो कि ड्वार्फ वैरायटीज कहते हैं, कि कम दिन में कम रिसोर्सेज पे या जो छोटी पौध होती है ज़्यादा उत्पादन देती है। और दूसरा जो जल के स्रोत विकसित हुए, नदियों का जो जाल पहले से था, उसमें से जो नहरों का जाल पूरे देश में फैला, और साथ में जो फर्टिलाइजर्स भी है जिसकी आज तमाम तरह से भर्सनाएँ की जाती हैं, ये 2-3 चीज़ें थी जिनको मिलकर के पूरे देश में हरित क्रांति आई। आज ये ज़रूरत है कि कैसे जो जल की बात कही जाती है, डीएम साहब ने बड़े मार्मिक तरीके से कहा कि तमाम तरह की कार्यशालाएँ होती हैं और तमाम तरह के विचार आते हैं, लेकिन जब तक उसको कार्य मूर्त रूप में न दिया जाए ज़मीन पे, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पर उन कार्यों को करते हैं। पांडे जी साक्षात यहाँ पे हमारे बीच में विराजमान है। एक तो जो सबसे पहले हमारे बीच में बोल रहे थे, वो भी कह रहे थे कि केवल पानी को नदी और जल संचय तक ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि जल का प्रयोग कैसे करते हैं वो भी देखना चाहिए। हमारा जो कृषि का क्षेत्र है, जो गुणवत्ता युक्त पानी है, लगभग 80% पानी खेती में जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी का प्रयोग करने वाला क्षेत्र है वो कृषि है। और इसको कैसे ठीक से प्रयोग करें, ये भी बड़ा उपयोगी है कि कैसे हम ठीक से यदि पानी का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए भी जल शक्ति मंत्रालय ने तमाम कार्यक्रम चलाए, जिसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स भी था। और जो तालाबों की बात कही जा रही है कि तालाब की खुदाई हो, तालाब में पानी का संचय किया है। जो इतिहास की तमाम चर्चाएं हुई और तमाम यदि किले भी हम देखते हैं, तो लगता है कि जल संचय के लिए कितना अच्छा काम पहले लोगों ने किया। लेकिन आसान रास्ते जब आए, नहरों का शुरुआत हुई, ट्यूबवेल्स की शुरुआत हुई, तो शायद वो जो जल संचय की विधि थी वो हम भूलते गए। और उसका खामियाजा हम देख रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं, खास करके पंजाब जैसे राज्य, जहाँ पे प्रतिवर्ष लगभग आधा मीटर पानी नीचे जा रहा है। और ये जहाँ भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, जहाँ पे प्रतिवर्ष आप धान या गेहूँ या गन्ना जैसी फसलें उगाते हैं, वहाँ पर पानी नियमित रूप से नीचे जा रहा है और उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए खेती की तमाम विधियों में भी वैज्ञानिकों ने इजाद किया है और ये प्रयास किया है। खेत तालाब की विधि एक बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने शुरू की है कि कैसे खेत का पानी खेत में संचित करें और उससे उस सिंचाई में काम में लाएं। हमारे विश्वविद्यालय ने भी एक मॉडल पानी संचय का बनाया हुआ है और लगभग 25 एकड़ में यहाँ पर जलाशय बनाए गए हैं जिसमें पानी इकट्ठा है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि आज भी उन तालाबों में पानी इकट्ठा है और बाहर से पानी की आपूर्ति हमको 300 एकड़ में खेती करने के लिए नहीं करनी पड़ती। तो ऐसी यदि संचय की विधियाँ किसानों के खेतों पर भी हों और सब लोग मिलकर करते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सफलता मिलेगी। नदियों की देखरेख जब भी बात करते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप है। और सभी कहते हैं कि बागवानी और जो फॉरेस्ट्री के पौधों का रोपण भी नदियों के किनारे होना चाहिए। और इसे न केवल
पानी का संचय ज़्यादा होता है, बल्कि जो दूसरे उत्सर्जन हो रहे हैं, जो कार्बन एमिशंस की बात कही जाती है, और जो खास करके विभिन्न तरह के पानी के प्रयोग से भी या पशुओं के उत्पादन से भी जो तमाम तरह के एमिशंस हो रहे हैं, जो कृषि से जो उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, उसमें आधा योगदान पशुओं से है, और इस बात की महत्ता हम समझते नहीं हैं। तो पशुओं का देख रेख भी करने की जो तमाम नई विधियाँ हैं कि कैसे उनसे उत्सर्जन कम हो, और उत्सर्जन को कम करने का सबसे बड़ा साधन पेड़ों को लगाना है। और इस बात की भी चर्चा हम करते हैं कि कैसे डिफरेंट जो मॉडल्स हमारे विश्वविद्यालय में हैं, चाहे अगल बगल के जो हमारे संस्थान हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के या IFRI के डॉक्टर अमरीश चंद्रा जी यहाँ पे बैठे हुए डायरेक्टर, तो ये सभी तरह के मॉडल्स हैं जिससे कि यदि समग्र रूप से तीनों चीज़ों को लेकर हम चलते हैं, जल संचय को, खेती की विधि को, एग्रो फॉरेस्ट्री को, तो शायद पानी के ऊपर ज़्यादा अच्छा हम काम कर सकते हैं। और ऐसे मॉडल विकसित हैं, ऐसा नहीं कि मॉडल विकसित नहीं है, बल्कि उनका प्रचार प्रसार और किसानों तक ले जाने की ज़रूरत है। परमार्थ संस्था काफ़ी काम कर रही है। और इस ऐतिहासिक 2 दिवसीय कार्यशाला में सम्मानित कुलपति महोदय, जिलाधिकारी महोदय, पद्मश्री 2 उत्तराखंड से और आदरणीय उमाशंकर जी, दूसरे संजय जी और 15 देशों से यहाँ आए प्रतिनिधि, बुंदेलखंड की इस धरती पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। झांसी की रानी, स्कलन, कटार, कृपाण की धरती से। ये चूँकि अब कोई ज़्यादा भाषण देने का बात नहीं है, अभी एक चर्चा हो रही थी कि बुंदेली संस्कृति और कलाकारों को भी जोड़ना चाहिए, इससे वो अतीत को करना चाहिए। अभी हमारे बगल में महाराष्ट्र के ये बैठे हैं सज्जन, जो ये जी, क्या नाम पूरा है आपका? लोकेश जी। इनके गांव के 15 लोग मेरे गांव आए थे अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 40 गांव में टेहरोड़ी तहसील में पानी को संचित करने का काम किया जा रहा है 32-33 करोड़ रुपए की लागत से। पहले जर्मनी के लोग आए, फिर इनके गांव के लोग आए, हम अपने गांव ले गए उनको, करीब 15-20 लोगों को, और अभी वो बड़ा काम होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी की देख रेख में और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में। मैं समझता हूँ कि वो मानक बनेगा पूरे देश का। 40 गाँव इतना बड़ा काम अभी कराया है। वहाँ बगल में जहाँ आप आस्था का तालाब बना रहे हैं, उसके बगल में एक छोटा सिंगार गांव है, उस गांव में काम हो चुका है। वहाँ 115 फीट पानी जलस्तर नीचे चला गया था। जब वो काम हो गया तो वहाँ अब जो वाटर लेवल है वो 10 से 15 फीट पे आ गया। लोग देख सकते हैं उसको जाके। यहाँ एक गांव है बचरावनी और परासई, बबीना ब्लॉक में, ललितपुर जनपद में। ये मलारी से है, राग मल्हार। जब हम पढ़ते थे जूनियर हाई स्कूल में, और गांव आते थे, वो थोड़ा सा बादल गिरा और 10-25 महिलाएं माँ बहनें बैठ के जब इसको गाती थी तो पानी की झड़ी लग जाती थी। 60 साल पुरानी बात आपको बता दें, हम 76 साल के हो गए। काना से नई कारी बदरिया, बदरिया रे काना बरस गए मेघो राजा, बदरिया बरसो बीरन के देशो राजा, राजा अरे असल बूंदेला के राछारे। ये ना गीत बताओ, हाथ उठा के बताओ ना, जल से हिंदी बताएं। और इसका अंतरा है, उसमें हमारे यहाँ का एक बड़े तालाब का जिक्र किया गया है। और कलेक्टर साहब भाई चंद्र बहुत जिसपे इसकी संस्कृति जुड़ी है। क्या वो लड़की कहती है कि जब हम ससुराल चले जाते हैं तो हमारी ये सबसे ज्यादा कौन चिंता करता। देखिए आप उसका लाइन, उसमें जल का जिक्र उसमें आया है, इसलिए हम कह देते हैं। यद्यपि बेतवा तो वरुण की ही पत्नी है। वामन पुराण, स्कंद पुराण
महाभारत में जिसका जिक्र आया कि वृत्तासुर की माँ है बेतवा, और एक बार वो पत्नी बनकर, लड़की बनकर के आई और उसने सिंधुदीप के राजा दीप से कहा कि इंद्र हमारे वो परेशान करते हैं, इसलिए हम तुमसे शादी करके, तो उससे वृत्तासुर का बड़ा लंबा उस पर इतिहास है, बहुत साहित्य लंबा। हमारे बेटे ने PhD की उस पर, DM साहब को जानकारी है। आप देखिए वो लड़की कह रही है, कोना के रोए से नदियां बहत है, कोना के रोए बेला ताल। बुंदेलखंड में बेला ताल है महोबा जिले में। कैसे उसका प्रसिद्ध है, वो बैठे हैं, उमाशंकर जी जानते होंगे। बेला पृथ्वीराज की लड़की है, जबरदस्ती शादी की हम लोगों ने, महोबा वालों ने उससे। तो उसने मड़वा के नीचे उतर के कहा कि पूरे महोबा को खंडर कर दिया जाएगा। तो आला और आला के लड़के ने उससे माफी मांगी, तो वो बोली कि तुम्ही को छोड़ा जाएगा। तो आज भी तुम बताइए सब लोग, आज कदम लड़ाई होती ना घर में, तो जाके याद कि भाई बड़ी बेला भाई कद के नहीं कद है जा कहावत। अगर जब गांव में लड़ाई हो साहब घर पे देहातों में, वो कोई बहू बिटिया आ जाए लड़न की, तो जाके याद कि बिन ने घर बर्बाद कर दो भी बड़ी बेला भाई। तो वो बेला था क्यों, उमाशंकर जी यही है ना। और कोना के रोए से छतियां फटते, सो कोना के जियरा कठोर बदलिया। ये गीत वो माता के रोए से नदियां बहते, बाबुल के रोए बेला ताल, बीरन माने भाई के रोने से छतियां फटते, भौजी के जियरा कठोर बदलिया बरसों बीरन के देश में। बुंदेलखंड तो उसके लिए बहुत समृद्ध है। और हमारा पहले भी कहा था कि हमारे परिवार ने संजय जैसे एक रत्न को पैदा किया है। लग रहा उनको हम सुनाए देते संजय जी के लिए समर्पित है वो लाइनें। फिर दो लाइनें उमाशंकर जी को, संजय जी को सुना देंगे। आज मोरे, बुंदेलखंड की लाइनें हैं ये, अच्छी चीज के लिए गाई जाती है स्टार्टिंग में। सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, रंग बरसत है गुलाल उड़। बहुत लंबा गीत है, हमने दो लाइनें सुना दी उसकी, और इसकी सफलता के लिए भी दो लाइनें सुनाई देते हैं कि जय दिन जाए आनंद में, जीवन को फल सोए, और जैसो दिन है आज को ऐसो ही निस दिन होए। के नसान पहुँच बेतवा, पीते हैं चंबल का जल, आठ पहर पहरे पे ठाड़ो, सहज पहर हुआ विंध्याचल, अवलो ठाड़ो सी झुकाए, कुंभज की अगवानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार इते को पानी, आग इते के पानी में। जय हिंद, जय भारत। और लखनऊ की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप वहाँ पे अध्यापन करते हैं, वहाँ से हमारे बीच आए हैं स्नेहा जी, और उन्होंने अपने परिचय में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन अभी वो बहुत ही एक बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और उसके साथ साथ वो आजकल कई इस तरह के पूरे पानी के काम में लगी हुई हैं। प्रोफेसर अभय वर्मा साहब HOD हैं यहाँ पर, जो बुंदेलखंड का जो सबसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको BIT कहते हैं, बुंदेलखंड अभियांत्रिकी संस्थान के नाम से, उसके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के HOD हैं। उपलब्ध नहीं होंगी। जिनको हम इंडिकेट करते हैं वो तत्व, वो अवयव, जो भी हम उनको कहें, साकार निराकार जिस भी रूप में कहें, वो इस धरा पर जरूर रहे होंगे। कभी आपके वो जहन में आते हैं, तभी उसके बारे में आप विचार करते हैं, तभी आपके स्वप्नों को आते हैं। इसका मतलब है कि पुरातन काल से, अभी कहा गया कि भगीरथ थे, वो गंगा को लेके आए। इसका मतलब ये नहीं था कि घड़े में लेके आए, ये हमारा अपना कहने का एक ढंग होता है। भगीरथ गंगा को लेके आए, इसका मतलब कुछ जो अवरोध थे, इसलिए कहते हैं भगीरथ प्रयास। उन अवरोधों को हटाते हुए जब गंगा मैदान में आई, तो भारत जो पूरा है आपका यमुना गंगा का मैदान है जो आप कहते हैं, ये सारा गंगा का सारा निर्माण हुआ। क्योंकि नदी जब चली, अपने वेग से चली, तो समतल करते हुए चली गई। चूँकि इस एरिया में पथरीला भाग नहीं था,
तो जो नदियाँ हैं उस समतल रूप में गई, पानी बहा। तो एक मैदान जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, जिसका समय कहा गया कि 50 मिलियन टन हम खाद्यान्न उत्पादन करते थे, आज 335 मिलियन टन कर रहे हैं। आज 80 मिलियन टन से ज़्यादा हमारे जो गोदाम है उनमें है, क्योंकि वो भूभाग है जो जल के कारण आपको जीवन दे रहा है। अगर मैं और पहले की बात करूं तो अगर भगीरथ की बात हो रही तो स्वाभाविक रूप से हमें सत्ययुग त्रेता की बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सूखा आज पड़ रहा है। जो जल था, जो जल स्रोत थे, सरोवर थे, वो उस समय तक प्रदूषित हो गए थे उन 17 दिन में। जब वो प्रदूषित हो गए तो जल की आवश्यकता पड़ी, तो भीष्मपितामह ने कहा कि पानी चाहिए, तो बाल्टी में पानी नहीं आया, लोटे में पानी नहीं आया। पहले दिन भूगर्भ जल का शोषण की बात आई। अर्जुन ने तीर मारा, आर्टिजन बैल था, उनको ये याद था कि पानी कहाँ निकल सकता है, और पानी का दबाव नीचे इतना जाता था कि जब वहाँ तीर मारा तो पानी नीचे से ऊपर निकला। फर्स्ट आर्टिजन बना। वो पहला दिन था जब हमने नदियों का पानी छोड़ के, सरोवर का पानी छोड़ के भूगर्भ जल का दोहन शुरू कर दिया। अनवरत चला, प्रदूषण भी हुआ। अगर हम उसके पहले की काल की बात करें, इसके बाद तो जब हमने लगातार भूगर्भ जल का दोहन शुरू कर दिया तो जल की कमी भी हुई और अतिवृष्टि की जो है अनावृष्टि का रूप ले लिया। अगर हम बात करें कि प्रदूषण कहाँ से हुआ, तो प्रदूषण की बात तो कहानियों में आती है। काली दह की बात करते हैं, कालिया नाग की बात करते हैं कि द्वापर में भगवान कृष्ण ने कालिया का मान वर्धन किया और उसको प्रताड़ित किया और छोड़ दिया। क्या था कि द्वापर में जो नदी नाले थे, मथुरा बहुत बड़ा शहर था, राजधानी थी, तो मथुरा राज्य के जितने भी नाले थे वो सारे यमुना में गिरते थे। तो 1000 फुलवारे वो काले जो नाले गिर रहे थे काले पानी के, वो क्या थे, वो कालिया थे, वो कालिया नाग था, 1000 फुलवारा। क्योंकि हम लोग तो भाषा में बात करते हैं, अलंकार में बात करते हैं, तो वो कई जो छोटे छोटे नालियाँ थी, कई छोटे छोटे जो नाले थे वो आगे गिरते थे, उनका जल प्रदूषित था। भगवान कृष्ण ने भी शायद इसी तरह का जो प्रयास किया होगा कि जितने नाले हैं इन सबको बंद कर दिया जाए, और जो बंद नहीं कर रहे होंगे शायद उनको प्रताड़ित किया होगा, उनको दंड दिया होगा। इसीलिए कहा कालिया का मान मर्दन किया और उसके बाद उसको मारा नहीं, क्योंकि जन साधारण को तो मृत्यु दे नहीं सकते थे, लेकिन उसको रोका, प्रदूषण खत्म हुआ। जब हम आगे आए, जब हमने देखा कि ये सब समस्याएं आ रही है, तो कलयुग में आते आते जल भी प्रदूषित हो गया, नदियाँ भी प्रदूषित हो गई, और हमारा जो भूगर्भ जल के लिए हमने सिस्टम बनाए, जो कुएं थे, वो भी प्रदूषित हो गया। जल संरक्षण किला है, यहाँ झांसी का किला है, जो लोग देखे होंगे। आप देखिए इतना बढ़िया सिस्टम है कि ऊपर भी अगर 1 ड्रॉप पानी भी गिरती है, जब वर्षा ऊपर होगी तो नीचे तक जो कुएं बने हैं वहाँ तक पानी उसका चल के आता है। इसका मतलब है कि हमें ज्ञान तो पहले से था। कुछ ऐसे कारण रहे, मैं तो कहूँगा आर्थिक कारण रहे या स्वार्थ के कारण रहे, जिससे ये हम सब भूल गए। आज दोबारा नदियों के पुनर्जीवन की बात आ रही है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो पहुँच की बात है उसमें विश्वविद्यालय भी प्रयास करेगा, और विश्वविद्यालय ने अपने स्थान में, हमारा जो विश्वविद्यालय है ये 300 एकड़ का पूरा क्षेत्रफल है, वो इसमें 20 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने तालाब बनाए हैं, और पूरा 300 एकड़ का जो भी सिंचाई है इसी से हो रही है। छोटे छोटे प्रयास की आवश्यकता है, अपने गांव में प्रयास की आवश्यकता है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो कृषि में नई पद्धतियों की हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारे को अपनाने की आवश्यकता है, और हम लोग समय समय पर जहाँ भी जाते हैं हमेशा यही बात करते हैं कि जल का जो उपयोग है वो करें। और बुंदेलखंड के लिए एक मैं बात जरूर कहूँगा, अभी जब मैं बाहर था तब भी मैंने वहाँ कहा, जहाँ भी जाता हूँ, कि बुंदेलखंड में किसी भी खेत में पानी अगर आप देखें तो बड़े बड़े खेत हैं, पानी हम क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं। पानी का सिंचाई में दुरुपयोग अगर देखना है तो यहाँ से मैं जब कानपुर जाता हूँ तो रास्ते भर देखते हुए जाता हूँ। तो मैं किसान भाइयों से भी यही कहता हूँ जहाँ जाता हूँ कि नाली बना के पानी लगाए, पाइप से पानी लगाए, लेकिन जो एक खेत में बिना मेहनत लगाए पानी हम लगाते हैं, पूरा बिना मेहनत लगाए, छोटी छोटी मेहनत नहीं बनाते हैं, उससे पानी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको भी रोकें। और विश्वविद्यालय जो तकनीकियाँ विकसित कर रहा है, जो नई प्रजातियाँ विकसित कर रहा है, वो सारी प्रजातियाँ ऐसे ही विकसित कर रहा है जो बुंदेलखंड के लिए उपयुक्त हो, जिनमें जल की आवश्यकता कम हो। और स्वाभाविक रूप से अगर जल की आवश्यकता कम होगी तो कृषि पर का जो पानी पर निर्भरता है वो कम होगी, और हम
सब खुश होंगे, सब सुखी रहेंगे। इसी संकल्पना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। संजय सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया। से छोड़ के बीच में इन्होंने नौकरी छोड़ के और एक एक्टिविस्ट की तरह भाई जी के साथ ड्राइव करके पानी का काम कर रही हैं। तो हम इनके अनुभव सुने और उस पर हम लोग अपना भी मत साथ हो रहे हैं। मैडम रोने आप सबको नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये एक्टिविस्ट शब्द जब आता है तो गवर्नमेंट बड़ी नेगेटिवली हमको देखता है, इसीलिए हम एक्टिविस्ट नहीं, हम एनवायरमेंटलिस्ट नाम से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, अगर मेरा स्लाइड पुट अप कर दीजिए प्लीज़। अभी हमारा जो सत्र चला, तो पहले वाले सत्र में हम लोगों ने सुशील जी को, दीक्षित जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने हम लोगों को बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। मैं ऐसे शहर से आती हूँ, मुंबई शहर से। अभी मैं आपको हमारे जिस नदी पे हम मुंबई शहर में काम कर रहे हैं उसके बारे में दिखाऊंगी। और अपने देश में भी ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं, IIT, IIM, IISc, ऐसे सारी संस्था होते हुए भी फिर आज क्यों ये जो हम सब मिले हैं इस तरह से, और आज हम नदियों की पुनर्जीवन की बात कर रहे हैं। सारा टेक्नोलॉजी है, लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में देखा, GIS का देखा, रिमोट सेंसिंग के हैं। तो फिर क्यों आज ये सिचुएशन, जब सब कुछ मिल सकता है, एक डिवाइस से मॉनिटरिंग हो सकता है। बता रहे थे कि कैसे हम अपने डिवाइस से रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को, ये वाला नहीं है, ये वालबर्ट का है, मेरा मीठी वाला, ये चेंज कीजिए। ये वालबर्ट, ये मंजू का है, मीठी नदी वाला। झांसी प्रेजेंटेशन के नाते जब नदी को एक्सप्लॉइट किया जाता है वो किस तरह से होता है, उसका जो सम्मान किस तरह से पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है, वो काम चल रहा है। उसके इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब मैंने अभी थोड़ा सा हिंदी में निकालने की कोशिश की, सर ने मुझे मदद किया। एकत्रित तरीका, जिसमें कि सारे जो गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं उनको साथ में लेकर हम चलते हैं, और हर जगह जहां जाते हैं उसका करंट स्टेटस स्टडी करते हैं। और इसीलिए अभी आप देख रहे हो पहला लाइन जो लिखा है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, स्वच्छ मुंबई स्वस्थ मुंबई। इस तरह से हम एक टैगलाइन करके इस काम को आगे ले रहे हैं। नेक्स्ट, जल्दी से आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ले लो। ये तो सब हम जानते हैं, ये सब आप नेक्स्ट ले लो। मैं अभी अपने बारे में ज़्यादा नहीं, ये अब थोड़ा सा हमको UN में भी जाने का मौका मिला, वहाँ पर भी कैसे हो रहा है और वही सेम चीज़ हमारे यहाँ कैसे हो रहा है, वो वजह था ये। और थोड़ा सा मैं जो टेक्नोलॉजी का बहुत मैं प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ, वेदर स्टेशन टेक्नोलॉजी, जिससे आज हमारा एयर मॉनिटरिंग, वाटर मॉनिटरिंग, वेदर मॉनिटरिंग अगर कॉन्स्टेंटली हो तो उसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं सीधे से वो फोटो दिखाना चाहूँगी मीठी का। नेक्स्ट, क्योंकि समय कम है। ये हमारे यहाँ पे, ये जो मैंने अभी आपसे कहा हमारी सरकार ने शुरू किया है, उस टाइम पे हम लोग महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो जलनायक करके पहचाने जाते हैं। अनिकेत लोहिया जी वहाँ बैठे हैं, वो भी एक जलनायक हैं। तो इस तरह से हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पहली बारी 2015-16 में कुछ 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था, बाद में वो नंबर बढ़े। और लेकिन जब ये 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ, हम लोगों का फेलिसिटेशन करके एक हमको कलश और झंडा दिया गया। इससे हम जहाँ जहाँ नदियों पे काम कर रहे हैं वहाँ जाके नदियों का पूजन और फिर उससे आगे करंट स्टेटस स्टडी शुरू हुआ। नेक्स्ट, ये सब जितने अधिकारी हैं, अब आप देखिए ये है हमारी मुंबई की नदियाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखोगे, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जो पिक्चर दिख रहा है आपको, उसमें है दोनों बाजू से आप देखिए प्रोटेक्शन वॉल। प्रोटेक्शन वॉल के नाम पे नदियों की जो रुंदीकरण थी उसको कम कैसे कर दिया गया, क्योंकि नदियों का जो ग्रीन जोन होता है, येलो जोन होता है, रेड जोन होता है, फ्लड लाइन होता है, ये सब चीज़ों को मान्यता सब खत्म, और इस तरह से प्रोटेक्शन वॉल की फ्लड से बच जाएंगे। प्रोटेक्शन वॉल बना दिया, वो भी ब्लू लाइन के ऊपर, मतलब जितना कोर्स में नदी चलती है। और आप देखिए फिर उसको वैसे तो बना दिया और बाद में उसको पूरी तरह से डंपिंग ग्राउंड बना दिया। सारे नदियों की हालत आप ऐसे देखोगे, नीचे आप देख रहे हो मीठी में किस तरह से वो लेडी अपना कचरा लाके डायरेक्टली डाल रही है। सारी नदियाँ हमारी ऐसी ही दिखती है। मुख्यतः आपको बता दूं, इसका वजह ये है क्योंकि हमको जो पानी मिलता है मुंबई में, ये हम मुंबई की नदियों से नहीं लेते हैं। हम बहुत दूर से, गांव से हमारे यहाँ पे पाइपलाइन आता है, तानसा, वैतरना, भादसा, ऐसे दूर गांव से आता है। जबकि वो गांव के लोगों को पूरा फ्लड, जो पूर आ जाता है, फ्लड आता है, उसका सामना करना पड़ता है। हमको पूरा पाइपलाइन से नदियों को डाल के हमको भादसा और सारी नदियों का पानी शहर में मिल रहा है। वही वजह है कि हमारे जो मुख्य नदियाँ हैं मुंबई में, सारे के सारे कचड़ों के ढेर से भरा हुआ है। नेक्स्ट,
और अभी आप देख रहे हो कि जो बारिश भी आई, ये सारी मीठी नदी की हालत आप देखिए कि पूरा गटर है, आप उसको बिल्कुल मीठी नदी नहीं बोल सकते। और रिसेंटली अभी आप कल की न्यूज़ में देख रही थी, कल पहली बारिश आई, पूरा फ्लडिंग, रास्ते में फ्लड हो गया है। हमारे बीएमसी कमिश्नर को भी हमने बार बार कहा कि आप जब नदियों को साफ, मॉनसून आते नहीं उससे पहले हमारे यहाँ नदियाँ साफ होती है, लेकिन जब नदियाँ साफ होती है उसको नाला कहकर साफ करते हैं, उसको नदी समझ के बिल्कुल साफ नहीं होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक पोकलेन लगा है, जो मीठी नदी के सेकंड वाला जो पिक्चर है आप देखिए, क्योंकि आजू बाजू में पूरा एंक्रोचमेंट इतना है कि कहीं से भी जेसीबी या पोकलेन लगा के भी वो साफ नहीं हो सकता, इसीलिए फ्लोटर्स पे लगा के वो कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की परिस्थिति है, इसको साफ करना कितना मुश्किल है। यही वजह आप मेरे साथ में जहाँ पे भी देखेंगे, अभी नीचे का जो आप ऊपर का पिक्चर देखिए, राइट हैंड साइड में ऊपर वाला, उसमें वो हम उसको मुतारी कहते हैं, मतलब टॉयलेट बना दिया है नदियों को, अपने सहूलियत के अनुसार जहाँ जो चाहिए हम ऐसे अपनी नदियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये रही जो हमारे एक आरे कॉलोनी है, जो पहली बारी सारे दूध व्यवसाय को एक साथ लाकर आरे कॉलोनी क्रिएट किया गया था। अब उसके अंदर से जो मीठी चल रही है, आप लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर का पिक्चर है आप देखिए, पूरी तरह से सारे झाड़ काट दिए। पहले तो प्रोटेक्शन वॉल में बनाया और उसके बाद में कहा कि उसके आजू बाजू के 6 मीटर में पेड़ लगाए जाएंगे, जिसको कि ग्रीन जोन समझा जाएगा, लेकिन अब उसको भी निकाल के अभी वहाँ से सब सर्विस रोड वगैरह बना दिया जा रहा है। और यहाँ नीचे की तरफ बीच में जो पिक्चर आप देख रहे हैं, उसमें पूरा जितना आरेविल कॉलोनी, मतलब इसके अंदर 1946 से 1952 तक सारे जो कैटल शेड ओनर्स, मतलब जो डेयरी के जो ओनर्स होते थे, जिनके पास में बहुत सारे भैंस हैं, वो सारे अभी 18,000 भैंस इसके अंदर है, लेकिन उसका कोई भी जो वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि उसमें वो नेचुरल वे में उसको रखा गया था, उसका जो बनाया गया था। जब इसको नेचुरल, मतलब इसके 4,500 हेक्टेयर लैंड था, आज उसको सिकुड़ के 1,000 हेक्टेयर में रह गई है। वो नेचुरल मीन्स क्या था कि जहाँ पर कैटल होगा, मतलब ये जो भैंस होंगी, तबेले होंगे, उसके आजू बाजू में 10 एकड़ का जगह होगा, जहाँ पे पैराग्रास लैंड, जिसपे कि गाय भैंस चरते हैं, वो लैंड होगा। या इनका जो भी खाएंगे वो जाएगा उस लैंड में, वहाँ पर वो ग्रास ग्रो होगी और इस तरह से एक रिसाइकलिंग की तौर से उसका पूरा वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं, जहाँ पर 4,500 हेक्टेयर था, आज अगर वो सिकुड़ गया, उतना जगह में अभी वो मैनेजमेंट हो नहीं पाता है। इसलिए सारी जो मिट्टी है गोबर से भर गई है और सारा जो पानी वहाँ से बह रहा है, सारे के सारा गोबर का, वो सारा मीठी नदी में जा रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए इस तरीके के तबेले हैं, तबेले की भी हालत बहुत गंदी है और इस तरह से सारा जो गंदा उसी में जा रहा है। नेक्स्ट, ये सारी जो आपको आज मैं परिस्थिति बता रही हूँ, देखिए एनक्रोचमेंट, और आप बता भी नहीं सकते कि ये नदियाँ हैं। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में जो पिक्चर है, वो पूरी तरह से एक मीठी नदी बह रही है, लेकिन वहाँ पे नदी का नामो निशान नहीं है, उसमें सारा गोबर का पानी है। नेक्स्ट, वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप देखिए अभी आपने मेट्रो शेड का भी डेवलपमेंट आपने सुना होगा कि क्योंकि अभी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मेट्रो शेड बन रहा है, तो इस तरह जो चाहिए वो नदी के ऊपर, क्योंकि नदी की जो लैंड है उस पर जितना अत्याचार कर लो वो चल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि हमारे साथ में जितने अधिकारी हैं, जैसे SWM मतलब वेस्ट मैनेजमेंट वाले, स्टॉर्म वाटर डिपार्टमेंट, साथ में हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, इसके जितने लोग हमारे साथ होते हैं, अब हम जो यात्रा करते हैं इसके ऊपर, ये सारे लोगों को साथ में लेकर और साथ साथ हम सैंपल एनालिसिस वगैरह करते रहते हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह से आप देखिए कि ये अभी हमारी जो नदियों के लिए मेन स्रोत क्या है, लेक्स है। पवाई लेक है हमारे पास में, तुलसी लेक है और विहार लेक। लेकिन आप देखिए सारी लेक्स की हालत, नेक्स्ट लेक्स की हालत भी आप देखिए, ये है जितने बड़े बड़े जो तालाब हैं जिसके ओवरफॉल है ये हमारी नदियाँ, उसकी भी हालत आप देख लीजिए, पूरा सिल्ट से भरा हुआ है। इसीलिए जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, जितना इन तालाबों में पानी होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से इसमें सारी तरीके के आप देखिए अभी घाट बना के उसके ऊपर गणपति विसर्जन, दुर्गा विसर्जन सब होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिंदूर का जो यूज़ होता है उसमें मर्क्यूरी बहुत होता है, बहुत सारे इसमें मछलियाँ मरे हुए मिलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर बहुत सारे जीवंत स्प्रिंग्स हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं जिससे बहुत अच्छा पानी निकल रहा है, उसको हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से ये मेरे 2 दिन पहले के पिक्चर्स हैं, बहुत पहले के मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, 2 दिन पहले के। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जहाँ पे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके पास रिसर्च एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है। ये पवाई लेक है, जो बस 2 मिनट दे दीजिए। 1860 में ये लेक्स की निर्माण हुई थी, जो ब्रिटिश, हमने बहुत ये किया कि ब्रिटिश छोड़ के जाएं, लेकिन ब्रिटिश जो थे उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था, लेकिन उसको पूरी तरह से हम आज बिगाड़ चुके। ये 1860 में बनी थी।
1890 में इसको डिक्लेयर किया गया कि इसका पानी पोर्टेबल नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तक भी उसके ऊपर कभी वर्क नहीं किया कि उसके पानी को पोर्टेबल बनाया जाए। तो ये पवाई लेक का 257 एकर्स पे फैला हुआ है, इसका सारा पानी खाली कैटल रियरिंग के लिए जाता है। इमेजिन कीजिए। और जितने भी नेक्स्ट आप पिक्चर दिखाते जाइए, ताकि ये रही हमारी विहार लेक, इसमें भी पूरा सिल्टेशन है। नेक्स्ट, क्योंकि मैं पिक्टोरियल दिखाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे भी आप देखिए, ये नदी में डायरेक्टली किस तरह से पूरा केटल का डंक्स जा रहा है। नेक्स्ट, ये सारी मीठी नदी की हालत है। आप देखिए, ये हमारे पास में किसी भी तरीके का जो वेस्ट को जो सेग्रीगेशन करने का, ये हमारी जो छोटी छोटी आपको दो ऊपर पिक्चर दिख रही है, ये वेस्ट सेग्रीगेशन सेंटर आप समझ सकते हो, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और उसके पास में वेस्ट सेग्रीगेशन सेंटर भी इसी तरीके की है। नेक्स्ट, ये देखिए पूरी हमारी नदियों में प्लास्टिक बह रही है। माइक्रो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सारी नदियों से माइक्रो प्लास्टिक हमारे समुद्र में, क्योंकि मीठी नदी माहिम क्रीक में जाकर इंडियन ओशन में जाता है, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कितना प्लास्टिक जा रहा है। अब ये जो जगह मैं बता रही हूँ, ये एक बहुत दूर में 100 किलोमीटर दूर पर अभी मुंबई के जो हमारी BMC म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक जगह ली है गाँव में, जहाँ हमारे शहर का पूरा डंपिंग वहाँ होने जाएगा। उसकी अप्रूवल भी हो गई है। आप समझ के देखिए, कोई भी कंपोस्टिंग या उसका रिसाइकलिंग का मेथड नहीं है, जिसके लिए अभी खाली वो ट्रांसपोर्ट करेंगे सारे कचरा को इतना दूर, 100 किलोमीटर दूर में एक गांव में, वो भी आप देख रहे हैं मलंगगढ़ जैसी जगह, वहाँ पर एक कुशिवली नदी बहती है, वहाँ पर यह डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं। नेक्स्ट, ये सब रियलिटी है। नेक्स्ट, तो इस तरह से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, और साथ साथ हम जितना हो सकता है कि स्टॉर्म वाटर डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, रिसर्च प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, स्कूल कॉलेजेस के साथ मिलकर, IIT मुंबई के बच्चों को हमारे साथ लेकर, जबकि इन्हीं नदियों के ऊपर आपने रोज न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, हमारे ये मीठी नदी के लिए 18,000 करोड़ सैंक्शन है रिवर रिजुविनेशन के लिए। पोइसर जो 11 किलोमीटर के 11,000 करोड़ सैंक्शन है कंसल्टेंट के लिए। कंसल्टेंट ने भी उसके लिए 50 लाख DPR, जबकि हम फ्री में ये सब DPR बना रहे हैं अभी हमारे महाराष्ट्र स्टेट के लिए, और साथ साथ हमारे साथ में इन अधिकारियों को लेके चलते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आज तक जो काम नहीं किया, उनको हमारे साथ रखकर हम उसकी भी एनालिसिस करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा काम। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट आप दिखाते जाइए सारा। तो ये इस तरह से हम लोग हर जगह, आप स्लाइड्स को आगे बढ़ाते चले जाइए। हमने करिकुलम में भी लाने की कोशिश की, हम RBI का यूज़ कर लेते हैं, हमने प्रपोजल सबमिट किया। ये जो अभी मैंने आपको आरे का दिखाया, उसमें हमने एडवांस सॉइल बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रपोजल सबमिट किया, जिससे हम उधर पे एक सोल्यूशन दे पाएँ। हम बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं, बायो एंजाइम्स घर में बना रहे हैं, उसका स्प्रे कर रहे हैं, जिससे कि इमीडिएटली बदबू है वो खत्म हो जाती है, साथ साथ उसका क्वालिटी भी अच्छा होने लगता है। तो इस तरह से वहाँ पे जो आदिवासी है उनको हम जितना इन्वॉल्व कर सके फॉरेस्ट्री, क्योंकि वही है जो पर्यावरण की संस्कृति को बचाए हुए हैं, उन लोगों को भी हमने, ये सारे आप देख रहे हो, सारे अधिकारियों को हमने लेकर काम करने की हमारी कोशिश रहती है। बस मैं इतना ही कहूँगी, ज़्यादा आगे वक्त बहुत कम है हमारे पास में, इसलिए आगे अगर कोई प्रश्न आएगा उसमें हम बता देंगे। धन्यवाद। कौन सुनेगा तेरी आह नदिया धीरे बहो, कौन सुनेगा तेरी आह नदिया धीरे बहो। ये पीछे वाले तो ऐसे सोच रहे हैं कि ये बात देंगे, हम क्या करेंगे। भाई आप लोग भी ताकत लगनी चाहिए। जल सहेलियां क्या कर रही हैं, आपकी आवाज में तो बुलंद ठंडी वो निकलना चाहिए। परवाह नदिया धीरे बहो, किसको है तेरी परवाह नदिया धीरे बहो। ओ ब्रह्मपुत्र धीरे बहो, ओ सतलुज धीरे बहो, ओ कृष्णा धीरे बहो, ओ कावेरी धीरे बहो, ओ कोसी धीरे बहो, ओ काली धीरे बहो, ओ हिंडन ओ पाधोई ओ मीठी धीरे बहो, किसको है तेरी परवाह नदिया धीरे बहो, ओ नदिया धीरे बहो। सभ्यताएं जन्मी तट तेरे, संस्कृतियां परवान चढ़ी, तेरे आंचल के साए में सारी दुनिया भली भड़ी। आज किसे
एहसास ओ आज किसे एहसास आज किसे एहसास नदियाँ धीरे बहू ओ मैया धीरे बहू ओ रावी ओ सिंधु ओ बेतवा ओ केन किसको है तेरी परवाह नदिया पहले तू माता थी सबकी अब मेरी सी लगती हो पहले तू माता थी सबकी अब मेरी सी लगती हो पाप नाचने वाली मैया सर पे मैला ढोती हो। इसी ने बढ़ाई है शान हम सबकी पेड़ पौधे कट रहे जंगलात घट रहे चरागाह घट रहे इनसे बचाने को है आई कृषिवान की वृक्षों की कतार करे वातावरण हरा करे जलागम और धरती का श्रृंगार कृषिवान की और लकड़ी चारा फल और अन्न देती है कृषिवान की हमें जीवन दान देती है रोजगार दिलाती है आमदनी बढ़ाती है मिट्टी को सुधारती और उपज बढ़ाती है और जलवायु है गर्म आजकल चारों तरफ जलवायु गर्म की चर्चा हो रही है इसको केवल यही ठंडा करेगी जलवायु है गर्म होती जा रही गर्म इसे ठंडा करने को आई कृषिवान की और पर्यावरण सुधारे जन कल्याण करे जवानों किसानों का सहारा कृषिवान की तेल और कोयला कब तक चलेगा जैव ऊर्जा जैव ईंधन कृषिवान की से बढ़ेगा कहाँ ये रानी झांसी थी जहाँ वही मुख्यालय है साथ एक कृषि विश्वविद्यालय है। अंत में एक निवेदन है करे सब मिलकर काम कृषिवान की इसने बढ़ाई है शान हम सबकी। और धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इसे प्रेजेंट कर सकूं। जैसे कि ये वाल्बर्ट रिवर है मुंबई की 20 शहर में बसी है फिर भी लोग इसे अनदेखा कर देते हैं इसे नदी की तरह नहीं नाले की तरह देखते हैं। नेक्स्ट ये सारे काम हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव्स है जो इसके रिवर पे जो एनक्रोचमेंट है या अतिक्रमण का काम है। जैसे गांव की नदियों में अतिक्रमण की उतनी समस्या नहीं है जितनी शहर की नदियों के ऊपर है। यहाँ लोग नदियों में उतना कचरा नहीं बहाते जितना शहर में लोग नदियों में कचरा बहाते हैं और उसको गार्बेज डंपिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वाल्बर्ट रिवर 21 किलोमीटर की है 14 किलोमीटर इसे वाल्बर्ट रिवर मानते हैं और 7 किलोमीटर ओशिवारा रिवर मानते हैं। ये डिंडोशी हिल से निकलती है जो कि आर्य कॉलोनी का और संजय गांधी नेशनल पार्क का पार्ट है। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई का लंग्स भी बोलते हैं इसे क्योंकि सारा ऑक्सीजन वगैरह जो भी प्योरिटी है वो उसको यहीं से मिलती है। जब तक ये जंगल के पार्ट में SGNP जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क है उसके पार्ट में तब तक ये क्लीन है प्योर है बट जैसे ये शहर में आती है लोग इसमें कचरा डाल के उसे नाला बना देते हैं। नेक्स्ट वर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं मोस्टली इसमें प्लास्टिक का जो भी कचरा ज़्यादा यूज़ करते हैं फेंकने का काम या जो भी गंदी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट इसमें ही रिलीज़ कर देते हैं। नाले के जो भी कचरे हैं या फिर बिल्डिंग के जो भी कचरे हैं वो भी सारा डायरेक्टली रिवर में रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि लेफ्ट साइड ऊपर का पार्ट दिख रहा है ये जंगल का पार्ट है जहाँ पे हमें जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे झुंड में जानवर हैं और जो राइट साइड का पार्ट है आप देख सकते हैं नदी को प्रोटेक्शन वॉल में बांध दिया है जो कि नदी के आजू बाजू के जगह को फ्लड से या फिर बाढ़ से बचाने के लिए। मगर जब ये प्रोटेक्शन वॉल बांधते हैं उसको नदी को इतना श्रिंक कर देते हैं उसकी जितनी ओरिजिनल साइज है उससे भी उसको डिक्रीज कर देते हैं और सारा जो भी सीवेज है या गटर का जो भी कचरा है वो डायरेक्टली उसमें छोड़ देते हैं। और राइट साइड पे आपको जो एक रेड पत्थर जैसा दिख रहा है वो जंगल का पार्ट है
वहाँ पे गवर्नमेंट वालों ने रोड बनाने का ये किया था, तय किया था, जिसकी वजह से वो पूरे जंगल को कट करके उसके ऊपर रोड बनाने वाले थे। पर मैम ने 2007 से, स्नेहल डोंडे मैम हैं, इन्होंने 2007 से RTI फाइल करके उसको अभी तक बचाया नहीं, तो वो जंगल भी रोड में तब्दील हो गया रहता। और जैसे दिल्ली और अन्य शहरों की अभी अवस्था हो गई है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ख़राब हो गया है, वैसे ही हमारे मुंबई का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो जाता। जो मुंबई इतनी अभी थोड़ी बहुत भी क्लीन है वो है आर्य कॉलोनी के जंगलों की वजह से। नेक्स्ट, अभी ये सारे पार्ट है जो वहाँ के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या फिर जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो लोग वो जंगल को कट करके वहाँ पे IT सेक्टर बना दे रहे हैं। जो नॉन डेवलपमेंट प्लांट है, प्लॉट्स है, उसको भी डेवलपमेंट प्लॉट्स बना के उसको यूज़ कर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिवर का वाटर लेवल है वो बहुत कम होते जा रहा है। जो नदी का पानी का स्तर है धीरे धीरे 10 साल हर साल कम होते जा रहा है। अभी यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मुंबई में फिल्म सिटी भी है, सबको पता है, जहाँ फिल्मों का निर्माण होता है। इतनी बड़ी फिल्म सिटी है पर फिर भी वहाँ पे सीवेज के लिए या फिर कचरे के लिए कोई व्यवस्थापन नहीं है, डायरेक्ट उसको नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ नदी में सिल्ट हो जाता है और पानी का लेवल एकदम ही कम हो जाता है। अभी ये जंगल के अंदर का पार्ट है जहाँ से उसका उद्गम होता है। पानी इतना अभी भी स्वच्छ है कि हम खुद जाके आज के 2 या 3 दिन पहले जाके वहाँ पर पानी पी के आए हैं। इतना क्लीन आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पे ऑलरेडी पानी पी रही हूँ। ये सारे केमिकल एनालिसिस किए हैं जिसके बेसिस पे रिपोर्ट बना के कलेक्टर को सबमिट किया जाएगा कि उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं और सीवेज के लिए उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट, ये सारे हमारे तरफ से प्रॉब्लम समस्या सब बताते हैं। हमें ऐसा है कि हमें उसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन के लिए हम स्कूल या कॉलेजेस जो आजू बाजू के हैं, नियर बाय के हैं, उनमें जाके उसका प्रचार करते हैं कि ये रिवर है, क्योंकि वहाँ पे 20 शहर में होने के बाद भी लोग उसे नदी की तरह नहीं देखते, नाले की तरह देखते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि ये नदी है कि नाला है। तो स्कूल और कॉलेजेस में जाके उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके कि ये नदी है, इसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी करते हैं। ये अलग अलग संस्थाओं से जुड़ के वहाँ के आसपास के जो भी स्कूल्स हैं उसमें अवेयरनेस करते हैं। और ये जो लास्ट है ये कलेक्टर ऑफिस है और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनसे मिलके हम उसको बचाने का काम कर सकते हैं। ये सारी हमारी कोशिश है वाल्बर्ट रिवर को बचाने के लिए। थैंक यू। तीन लोग हैं। में जल कुंभी और तमाम तरह की चीज़ों ने इसको ढक लिया। आपको मैं बता रहा हूँ कि पिछले गर्मी भर से जितनी ये बहनें खड़ी हैं, जल सहेलियाँ यहाँ पे पीछे हमारी बहनें, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब से लगातार इन लोगों ने, आज तो आप लोग देख रहे हैं कि वो देख रहे होंगे कितना ढेर लगे हैं
वो दिख रहा है ना कचरा जैसा एकदम नहीं लग रहा है। ये क्योंकि सूखने के बाद ये पिछले 2 महीने से और इससे आगे भी जितने भी खासतौर से जहाँ जहाँ भी जल संरचनाएँ टूटी तो हम लोग बेतवा तक इसको पूरा, तो ये 40 किलोमीटर दोनों नदियाँ मिलके हो जा रही। इन 40 किलोमीटर नदियों को जिंदा करना। अभी ये बारिश हो गई, नहीं तो आप लोग अगर आते इसमें तब भी पानी बहता हुआ मिलता। मतलब ये जो पानी बह रहा है ये बारिश के बाद भी जून में जब खूब गर्मी थी तब भी यहाँ, और पर डे यहाँ पे क्योंकि 5-6 गांव के बीच शहर के बहुत पास है, करीब 50 से कम से कम 100 लोग यहाँ नहाने आते हैं। काफी 4-5 गांव के बीच का हिस्सा है। मैं चाहूँगा कि और हमारे साथी लोग जो हैं नदी घाटी के वो बताएं। सुनील जी। संजय जी क्या बताया नदी का नाम? बुरारी। बुरारी। बुरारी बुरारी बुरारी। अच्छा, ऐसे नाम क्यों है इसका? तो नाम का भी पता है? गांव का होगा शायद नाम, गांव का होगा शायद नाम। अरे आप संभालिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का भी लाभ है। ये यहाँ एक मुख्य पॉइंट है, एक जंक्शन है यूपीएमसी को। यहाँ हम लोग खड़े मध्य प्रदेश है ये। हाँ, तो ये सर ने जो बताया ये बात सत्य है। यहाँ से 17 किलोमीटर आगे बेतवा नदी में मिलकर ये घोरारी नदी जाती है, उसमें समाहित हो रही है। इससे यहाँ ये बहुत ज़्यादा गंदगी थी। हम सब लोगों ने मिल कर के यहाँ जल कुंभी इतनी भीषण गर्मी में मानसिंह खड़ के नेतृत्व में सब लोगों ने, जो यहाँ सब गाँव वासियों ने, जल सहेलियों ने हमारे साथ जो मिलकर काम किया, जो दिख रहा है आज। नहीं तो यहाँ हम लोग खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते थे। यहाँ पे जो यहाँ क्षेत्र का एक त्यौहार होता है कार्तिक मास में, महिलाएं व्रत रखती हैं श्री कृष्ण भगवान के रूप में, अपना आस्था रखती हैं। तो उस माह में यहाँ महिलाएं आती हैं, करीब 10-20 गाँव की महिलाएं यहाँ आती हैं। उन्हें स्नान के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं थी। जो यहाँ कार्य हो रहा है, यहाँ लोगों की भावनाओं को एक अच्छा संदेश गया है, और ऐसा काम होने से नदी का बचाव निश्चित ही रूप से माना जाता है। और घाट भी बनवा रहे हैं, सर ने अभी बताया है। बहुत सुंदर। घाट का निर्माण। मैं जब यहाँ आ रहा था तो सारे लोगों ने पिछले 3-4 महीने में कहा कि अगर आप कुछ करें, यहाँ इतने बच्चे कुछ नौजवान बच्चे नहीं दिख रहे हैं जो नहाने आते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि एक घाट, तो हम लोगों ने यहाँ पे भैया एक आगे एक करीब काफ़ी बड़ा सा एक घाट बनाने का बरसात के बाद बहुत और बना रहे हैं कि ताकि ये लोग क्षेत्र में सर ये जो घोरारी नदी है ये यहाँ की मुख्य नदी मानी जाए, जीवन रेखा। हाँ जीवन रेखा है। सिंचाई इसका उदय कैंट एरिया से है। हाँ, बबीना कैंट लगा हुआ है। हाँ, हाँ। वहाँ से इसका उदय है, पूरे जंगल से उदय होकर के ये घोरारी नदी बन करके बेतवा में मिल जाती है, गोरछा के पास। आप सब लोग यहाँ से पीछे कितना है? पीछे करीब 7 किलोमीटर। और आगे 19 है। आगे 17 किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर। हाँ 24 बड़ी है, और दोनों तरफ सिंचाई का साधन यही है। हाँ, आप ये देख रहे होंगे कोई सड़क नहीं है, नहर निकली है। ये ऊपर से जो देख रहे हैं आप, ये नहर है, ये सड़क नहीं है, नहर है। ये पैक्ड नहर है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जो पानी जाता है, ये उसका टर्नल है। ये इस साइड मध्य प्रदेश। हाँ, इस तरफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। लेकिन ये पूरा पानी दतिया एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, उसके लिए जाता है पानी। तो ये यहाँ एक बांध है राजघाट, उस राजघाट बांध का जो वो इंटर स्टेट परियोजना है उसकी। राजघाट किस नदी पे बना हुआ? राजघाट बेतवा पे बना। बेतवा बुंदेलखंड के लिए खासतौर से बांदा वाले हिस्से को कैन और इधर बेतवा, ये 2 नदियां ही हैं जो बुंदेलखंड को यूपी एमपी को पालती हैं। मतलब ये दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करता है, इसको सहयोग करता है, विरोध भी करता है, और आचरण से अपने सहयोग भी करता है। कई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक दूसरा ये है कि जो सरकार का जो प्रयास रहता है डेवलपमेंट का, तो सरकार का जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो मानव का स्वभाव है कि वो पैसे के लिए या अपने सुख सुविधाओं के लिए इस का एक कार्यक्रम यहाँ पर अरेंज किया,
और साथ साथ ऐसे रिसोर्सफुल लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जिससे हमको बहुत सीखने का मौका, साथ साथ क्लैरिटी जो चाहिए होती है हमारे काम के लिए, वो ऐसे जब दीक्षित साहब जैसे लोग जब आते हैं तो इनसे डायरेक्टली, क्योंकि ये हॉर्सेस माउथ है, डायरेक्टली जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन की जगह पे हैं वो हम लोगों को क्लैरिटी दे सकते हैं। तो अभी जो सत्र चल रहा है उसमें हमारे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और चैलेंजेस क्या है काम के, उस विषय में हम चर्चा करने के लिए हमारा अभी ये सत्र है। तो अपॉर्चुनिटीज़ में जैसे अभी भी दीक्षित साहब ने गिनवाए कि इतना डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी जो अभी है ऑलरेडी, मगर दीक्षित साहब मैं एक चीज़ कहूँगी, ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, मगर हर बार ये होता है कि जैसे अभी भी आपने विरोधाभास की बात की, और कल भी किसी ने मुझे जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो कहा एक्टिविस्ट, मैंने कहा मुझे एक्टिविस्ट मत कहो, मुझे एनवायरमेंटलिस्ट कहो। तब क्या होगा कि गवर्नमेंट में हमारी एक्सेप्टेंस हमारी बातों की ज़्यादा हो जाती है, वरना अगर हमको एक्टिविस्ट करके रखा जाए तो हमको थोड़ा दूर कर दिया जाता है। ये फ़र्क होता है जो अभी अभी आपने कहा कि हमारे जो बातचीत में भी जो डिफरेंस होनी चाहिए वो ये है। तो आज जब डिजिटलाइजेशन है उसकी वजह से या यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो जब डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो सकती है इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, सारी रिमोट सेंसिंग के मैप्स है, सब कुछ है, दिस इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी। एक चुटकी बजाते हमको ये सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। देन व्हाट इज द रीज़न कि गवर्नमेंट के पास ये सब होते हुए जब हमारे जैसे अभी अगर एग्जांपल कर मैंने मीठी नदी का जब ये प्रेजेंटेशन दिया, ये सारे नदियों का हमारे पास में फ्लड लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन सब चीज़ें हैं, होते हुए भी क्यों गवर्नमेंट फिर उस तरीके का, जैसे मैंने कल बताया कि प्रोटेक्शन वॉल बना दिया, वो भी ब्लू लाइन के ऊपर। फिर हम देखते हैं वहाँ से किस तरह से बेचारी वो स्प्रिंग्स अपने आप को कैसे भी वो साइड से ला रही हैं और उसको फ्लो करने की कोशिश, लेकिन उसमें भी फिर गंदगी। तो ये जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी है जिसके थ्रू से आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली हो सकता है कि कौन कर रहा है गंदगी या कहाँ से आ रही है, तो भी वो सब चीज़ें नहीं हो रही। मगर मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी में हम सबके लिए ले रही हूँ, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन है तो हमारे पास में सारे मैप्स और सारे वाटरशेड कैचमेंट मैप्स हो जाता है, तो इसके माध्यम से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि इसको हम कैसे हमारे काम को और ऑर्गेनाइज करें। दूसरा है कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो आया है NEP के थ्रू से, उसमें बहुत सारे हम लोगों के लिए कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अभी रखा गया है कि कम्युनिटी ड्रिवन रिसर्च ओरिएंटेशन, तो ऐसे करके हम लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ में पीपल लाइक अस NGOs हमको भी वो रिसोर्स करके हम यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम सर्वे या डेटा, इससे क्या होगा हैंड होल्डिंग बिटवीन गवर्नमेंट और हम लोगों के बीच में सोसाइटी, सो दैट उसमें से वो गैप निकलता है कि किस तरह से कहाँ पर हमको काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि जल शक्ति मिनिस्ट्री आई, पहले तो नहीं थी, आने के बाद में बहुत सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ है। तो कल जैसे बात कर रहे थे कन्वर्जेंस प्रोग्राम्स, इसके थ्रू से फंडिंग्स वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन खाली हमारे पास में अगर मालूमात हो जाए तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरा है कि मनरेगा जो पहले से फ्लरिश बॉडी है या उसकी पॉलिसीज़ है, ये एक दो स्टेट में UP MP ये सब जगह पे बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र या और अन्य जगह पे इतनी अच्छी तरह से इसकी यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे आप हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं, हम चाहेंगे उसका जो लेबर चार्जेस है वो बहुत थोड़ा है। जैसे सिटी से लग के जो गांव वगैरह होते हैं तो उसमें ऑलरेडी वो लेबर शहर में जाते हैं तो उनको ज़्यादा चार्जेस मिलता है, 800-900 रुपये, जबकि गांव साइड में रहते हैं तो उनको 200 रुपये में कोई काम करना नहीं चाहता। और आज सारे इंडस्ट्रीज़ भी गांव की तरफ जाने लगी है तो उनको उस इंडस्ट्रीज़ में भी ज़्यादा पैसे मिल जाता है, जबकि उनको ये काम करने से मिलता नहीं है। तो ये है तो वैसे अपॉर्चुनिटीज़, मगर वो हमारे चैलेंजेस बन चुके हैं। और दूसरा अगर अपॉर्चुनिटी में काम करूँ तो ऐसे जब फोरम हमको मिलते हैं तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, एक दूसरे से सीखने का, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़। और अगर चैलेंजेस के बारे में अभी मैंने जैसे मनरेगा का भी बताया, वैसे अभी मैंने कहा कि जैसे अभी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जैसे संजय जी अभी बता रहे थे कि क्यों हम लोग ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को ज़्यादा एक नॉट वेरी पॉजिटिवली देख रहे हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो इसकी जो सोच चल रही है वो इंडस्ट्री को बेनिफिट करने के लिए, ना कि जब हम लोग जब नदी के बारे में बात करते हैं तो इरिगेशन को कैसे सपोर्ट करें, खेती बाड़ी को कैसे करें। आज ज़्यादा करके इंडस्ट्री, फॉर एन एग्जाम्पल मैं गोवा का दूंगी आपको, जहाँ पर इसी तरीके की इंटरलिंकिंग करके उसको कोस्टल अथॉरिटीज़ को दे दिया गया, उसको वाटरवेज बना दिया गया। जैसे पहले नेशनल हाईवेज हुआ करता था, वाटरवेज कर दिया गया है, और कंपनीज इसके ऊपर से जो शिप्स कार्गोस लेके जा रही हैं, कोयला वगैरह ओपन में लेके जा रहे हैं, ग्रेफाइट है, ये सब पूरा पोल्यूशन करती हुई जा रही है। जैसे वहाँ पे अदानी के भी कंपनीज वगैरह, हम इनके विरोध में नहीं है, उसको सही तरीके से अगर किया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो तरीका गलत है वो हमको थोड़ा
थोड़ा सा एक चैलेंज दिखता है। फिर हमारे जितने भी डैम्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, आज उसके जो रिजर्वायर्स है मैक्सिमम वो सारे सिल्टेड हो चुके हैं। उसका जो सिल्टिंग का जो मॉनिटरिंग होना चाहिए टाइम टू टाइम, दैट इज नॉट हैपनिंग एट ऑल एनीवेयर थ्रू आउट इंडिया। इसी वजह से आज डैम में भी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई और फ्लड ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा फैलने लगा है। तो ये सब चीज़ें बड़ी सी एक, और जो चेंज इन कोर्स ऑफ अभी जो बात हुआ कंस्ट्रक्शन लॉबी को या इंडस्ट्रीज को एकोमोडेट करने के लिए, ये जो अभी आपने कहा लैंड यूज एंड लैंड कवर, वो जो पूरी तरह से चेंज कर दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन लॉबिंग ऑफ सर्टन लेवल ऑफ पीपल, वो किस तरह से सही किया जाए। क्योंकि अगर आप हमारे आज मुंबई में भी जाएं, या मैं तो 6, 7, 8, 9 स्टेट्स को भी मैं हेड करती हूँ इंडियन पेनिनसुलर रिवर बेसिन काउंसिल में, मैंने देखा है हर जगह अपने सहूलियत के अनुसार, वैसे तो नदियों का जो नेचर ही होता है मियांड्रिंग का, उसकी सेल्फ मियांड्रिंग होती है, मगर आज हम लोगों ने उसको घुमा के जहाँ से हमको चाहिए, जैसे हमको लैंड निकालना है तो एक ही लैंड बच गई है ये जो वाटर बॉडीज के ऊपर की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत हमको दिख रहा है कि चैलेंजेस है, जो कि दोनों भी अगर हैंड होल्डिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी हो जाए, और हम जैसे लोग जो इतना सारा काम कर रहे हैं सोसाइटी में, उसको एक थिंक टैंक में, एक स्टैंडिंग कमिटीज़ में, उसमें कोई एक पूल ऑफ एक्सपर्ट्स का अगर बना कर इन्हीं एनजीओज में से उसको अगर शेयर किया जाए और इनका पार्टिसिपेशन रखा जाए, मेरे ख्याल से लोकल लेवल से सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और इस तरीके का काम को आप जैसे लोग अगर थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचाएँ, सही दिशा में फिर काम कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you for your such फार्मिंग टेक्निक्स है इनकी, वो भी काफ़ी सुधर गई है, अच्छी हुई है। डैम डिसल्टिंग के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये अगर आपके प्रदेश में भी अगर करने की संभावना अगर वहाँ पे है तो ये बहुत अच्छा काम होगा, जिसका मल्टीपल फ़ायदे उससे हो सकते हैं। तो उसका भी हमने सिर्फ नदियों पे तो फोकस हमारा नदियों पे तो होना चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज़ है तो उसका रिज्यूनेशन करना ये भी बहुत ज़रूरी है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा है। नदियों पे काम करते समय मुझे लगता है कि जो चुनौतियाँ हैं वो पैन इंडिया है। जैसे एनक्रोचमेंट की एक चुनौती है कि वहाँ पे काफ़ी सारा एनक्रोचमेंट हुआ है। दूसरी बात यह है कि उसकी जो फ्लड लाइन्स है वो आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं हुआ है। जो हमारे 712 एक्सट्रैक्ट होते हैं फार्मर्स से, तो उस पर वो नदियों का जहाँ से नदी जा रही है वो भी वहाँ पे इंक्लूड होती है। तो कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट पे प्रेशर ला के करवानी चाहिए। जैसे जो 712 एक्सट्रैक्ट से उस नदी का जो क्या कहेंगे हम जो वहाँ डिमार्केशन है वो हटाना चाहिए। वैसे ही हमारे डैम्स में भी हुआ है कि जो जितने भी वाटर बॉडीज़ है तो वाटर बॉडी तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग है, लेकिन उसके जो 712 जो है 712 एक्सट्रैक्ट है फार्मर का, तो उस पर जो मालिकाना हक जो है वो फार्मर का होता है और वो फिर डिसल्टिंग करवाने में या बाकी चीज़ों में वो काफ़ी तकलीफ देता है। तो ये कुछ मेरे विचार यहाँ पे मैंने रखने की कोशिश की कि नदी पुनर्जीवन की संभावना तो काफ़ी है, हम वो कर सकते हैं। आज हमने देखा कि परमार्थ ने जो काम किया है, क्योंकि मैं इस बहाने ये बोलना चाहता हूँ कि परमार्थ का काम तो हम काफ़ी सालों से सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ आके वो काम देखना और लोगों के मुंह से वो सुनना, स्पेशली जो हमारी बहनें हैं, जल सहेलियाँ हैं, तो ये जो एक संगठन उन्होंने जो खड़ा किया है, मुझे लगता है कि ये बातें हम वहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं। हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हमारे इस काम में होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नदी का किनारे था, धीरे धीरे सैंड बार बन के वो बंद हो गया, तो वो वेटलैंड का पानी नदी में नहीं आ पा रहा है। और एक है ओपन, जो अभी भी ओपन है, कोई जगह में सिल्ट्रेशन हो गया, आधा ओपन है आधा ऊपर भी नहीं है, तो वो क्या है, उसका जो कैचमेंट एरिया का पानी नदी में आ नहीं पाया। तो इसीलिए हम लोग को पहले वेटलैंड को बचाना है, क्योंकि वेटलैंड ऑफ दिस कंट्री आर डाइंग। वेटलैंड आप देखिए रानीगढ़ टाइप का बनाया गया है और छोटा छोटा तालाब में डिवाइड कर दिया गया है यमुना रिवर को, और इतने काला पानी है
इतने काला पानी हमने सैंपलिंग किया, उसमें भी कुछ हम लोगों ने मेटाजेनोमिक स्टडी कर रहे थे, वो अनदर एरिया है जो मैडम कल बोल रहे थे। हम लोग बायोरेमिडिएशन कर रहे हैं, एंजाइमेटिक सोल्यूशन टू क्लीन द वाटर कर रहे हैं। तो उसका ऊपर भी हम लोग काम कर रहे थे कि ढूंढ रहे थे कि वही मैला पानी का अंदर कहाँ से हमको अच्छा गुणवत्ता की बैक्टीरिया मिलेगा जो पानी को सफाई कर देगी। उसको बोलते हैं बायोरेमेडिएटिंग बैक्टीरिया। हम मिलियन संख्या में प्रोड्यूस करके छोड़ेंगे, हो सकता है वो मैला को धीरे धीरे सफा कर दे। तो इसीलिए आजकल मेटाजेनोमिक्स का भी बहुत स्टडी हो रहा है। इवन गंगा रिवर में इसी तरीके से गुणवत्ता वाला बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को भी ढूंढने का बहुत जरूरी है। आप जैसे बोलते हैं इतने प्रजाति की मछलियाँ भी खत्म हो रहे हैं, कैसे इसको कंजर्व किया जाए। आप बोलते हैं छोटे छोटे पुटी माछ, वो माछ पहले मिलते थे। मछली बोलते हैं ना, एक अच्छा इंडिकेटर है पानी सफाई की। जहाँ पानी सफा है मछली वही रहेगा। मछली है मतलब आपका पानी साफ है, ये एक इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है। मछली नहीं है मतलब पानी गंदा है, आप पानी पिएंगे स्वास्थ्य खराब होगा, आदमी की स्वास्थ्य। कल कोई भाई साहब बोल रहे थे कि वो कैंसर, वही रिवर का बेल्ट में कोई लोगों को कैंसर हो गई, क्योंकि हैवी मेटल पोल्यूशन, ये पोल्यूशन, वो पोल्यूशन ऐसे ही होगा। तो वो पानी हम यूज करेंगे तो बायो एक्यूमुलेशन हमारा शरीर में होगा, धीरे धीरे इट विल लीड टू कैंसर। तो इसीलिए नदी का स्वच्छता भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खाली नदी में पानी होने से नहीं होगा, पानी स्वच्छ होना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ह्यूमन यूज के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम लोगों ने पता करना चाहिए। मैंने गंगा रिवर से इवन ई-कोलाई से लेकर आपका साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया को निकाले हैं। और हम लोगों ने उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ बैक्टीरियोफेज भी आइडेंटिफाई किए हैं। जो बैक्टीरियोफेज वो साल्मोनेला टाइफी को भी मार देता है। इसीलिए बोलते हैं गंगा हैज गॉट इट्स ओन हीलिंग टच। आप एक बोतल दूसरा रिवर का पानी रख लीजिए, 3-4 महीने के बाद वो पानी बुदबू मारता है, लेकिन गंगा का पानी कभी बुदबू नहीं मारता है। इसीलिए बुदबू मारने वाले जो बैक्टीरिया है उसको मारने का वाला प्रबंधन भी गंगा माँ का अंदर है। इसीलिए गंगा माँ का पानी इतने पवित्र है। इसीलिए बोलते हैं गंगा हैज गॉट इट्स ओन हीलिंग टच। जो मैला होता है वो खुद प्रक्रिया है, सफाई भी करता रहता है नेचुरली, पता नहीं चलता है। नहीं तो हमारा इतने गंदा चीज है वो कहाँ जा रहा है, उसको बैक्टीरिया ही सफाई कर रहे हैं धीरे धीरे से। लेकिन हम वो बैक्टीरिया को पहचानना है, वो पहचानेंगे तो आधा ये जो एक मेरा पीएचडी स्टूडेंट अभी काम कर रहा है, लुकिंग फॉर बैक्टीरिया व्हिच कैन डिग्रेड द प्लास्टिक्स। जो मैडम कल बोल रहे थे, प्लास्टिक इज ए बिग प्रॉब्लम। प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया हम मिलेगा तो प्लास्टिक को भी हम टुकड़ा टुकड़ा करके कार्बन बना सकते हैं। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे काम रिवर के ऊपर करना है। हम कुछ नहीं किए हैं, हम लोग खाली समुद्र से 2 बूंद बाली लिए हैं और कुछ नहीं है हमारे हाथ में। इंडिया हैज टू डू लॉट ऑफ वर्क। रिवर मतलब मैं बोला ना, एक नहीं 17 किस्म की बेनिफिट हमको देता है, 17 किस्म की। लेकिन हम इतने बेनिफिट लेते हैं, एक किलोमीटर का वैल्यू 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया है। 1 किलोमीटर का पानी हमको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया की फायदा करवाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कोई पता नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम उसको कैसे बचाएंगे नहीं देखते हैं, इसीलिए क्योंकि ये तो देश का है, किसी की नहीं मालिकाना सब तो नहीं है, लेकिन ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कैसे, इसीलिए IIT कानपुर है, जैसे कल विनोद तारे बोल रहे थे, और IIT रुड़की है, वहाँ भी हाइड्रोलॉजी में काफ़ी काम हो रहा है। विनोद तारे साहब का लेबोरेटरी हम गए, हमारा साथ काफ़ी काम हुआ है। जैसे IIT खड़गपुर है, डॉक्टर साहब कल बोल रहे थे GIS रिमोट सेंसिंग का भी बहुत रोल है। कहाँ नदी है कि नहीं है, नदी विलुप्त हो गया, सबके बारे जानकारी हमको GIS रिमोट सेंसिंग माध्यम में पता कर सकते हैं। और उसके बाद हम ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे, जाके देखेंगे सच में यहाँ नदी था कि नदी नहीं थी। ये दूसरा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो मैडम कल बोल रहे थे प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या हो रहा है आजकल, माइक्रो प्लास्टिक बोल रहे हैं। हमारा भी कुछ रिसर्च पेपर माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक क्या कर रहे हैं आजकल, नदी में हमारा जो मछुआरा जाके मछली पकड़ता है, मछली दिन भर पकड़ के जो मछली को 80% प्लास्टिक की ग्लास बोतल ये सब आता है, 20% मछली आता है। और इंटरेस्टिंग ये है
तो दिन भर क्या प्लास्टिक हार्वेस्ट करेगा बेचारे, दिन भर मेहनत कर करके प्लास्टिक ही सफाई करता है। और ऐसे जो है मैंने फॉरेन से भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, वहाँ एक रिवर है मेलबर्न सिटी में, वो मशीन लगाए हैं जिसमें सारे प्लास्टिक जो फ्लो होकर जाता है वो फिल्टर हो जाता है, कलेक्ट कर लेता है, फिर इसको फिर निकाल के फेंक देते हैं, फिर दोबारा जो प्लास्टिक को वो कलेक्ट करता है। इस तरीके से मशीनरी इक्विपमेंट की भी हमारा रिवर में यूज करना बहुत जरूरी है, जो खाली फिल्टर कर लेगा, प्लास्टिक को फिल्टर कर लेगा, पानी साफ रहेगी, फिजिकल फिल्टर मैकेनिज्म उसमें है। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक आपको बोला 20% मछली पकड़ता है, 80% प्लास्टिक पकड़ता है। कोई 20% मछली को हम लोगों ने उसका गॉट काट के देखें, जो वो प्लांटन खा के बचता है, नेचुरल फूड मटेरियल जो होता है नदी में खाता है, उसमें 80% प्लास्टिक है। मछली का पेट में भी 80% प्लास्टिक की टुकड़ा है, खाना नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक इतने पोल्यूशन कर दिए, प्लास्टिक डिग्रेड हो के वो फिर छोटा हो के वो जो मछली फिल्टर करके खाना खाता है उसके साथ प्लास्टिक भी पेट में चले जाता है। तो 80% गॉट कंटेंट फुल ऑफ प्लास्टिक और 20% खाना है। तो प्लास्टिक को मछली खाएगा, बढ़ेगा क्या, 2 दिन के बाद जो पूरा भर जाएगा, पट के पेट मरेगा, मोर्टालिटी हो रहा है। तो वो इंटरेस्टिंग, वो मछली को जब आदमी खाएगा, वो माइक्रोप्लास्टिक जब हमारे शरीर में जाएगा, क्यों कैंसर बढ़ रहा है? परिवेश, एनवायरमेंट कोई ध्यान नहीं दे रहे, चर्चा करेंगे, चल जाएंगे, फिर जैसे वो तैसे चलते रहेंगे, चर्चा में ही रह जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन। तो इसीलिए वो मछली जो खाएगा आदमी को बीमारी होगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम भर पड़ी है, तो उसी को कैसे सुधरा जाए, और उसमें छोटे नदी का समस्या तो यही है। तो इस तरीके से चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा रिसर्च में और ग्रांट बढ़ाएंगे, एनवायरमेंटल फ्लो का ऊपर, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, इसी का ऊपर भी। अभी है कि हमारी नदियों में जब हम लोग एनिकल्स या किसी भी तरीके के चेक डैम्स बना रहे हैं, उस टाइम पे भी हम फिश माइग्रेशन का कुछ बोध नहीं रख रहे हैं, और वहाँ पर भी हम एक खाली चेक डैम्स के नाम पे वो बना दे रहे हैं। तो उनका जो माइग्रेशन इफेक्ट होता है, और उस माइग्रेशन की वजह से जो रियरिंग ऑफ फिशेस हैव आल्सो डिक्रीज ऑन दैट इफ यू थ्रो लिटिल लाइट। मैं वो बोलने वाला था, वो सोच रहे हैं आप लोगों को समय ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं वो लेना नहीं चाहता हूँ। आप लोग जितने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, NGO है, ये सारे, मेधा पाटकर क्यों इतने पॉपुलर हो गए? मेधा पाटकर नर्मदा रिवर के लिए ही पॉपुलर हो गए। तो वो बोले कि आप बताइए, वो बोले कि हम डैम कंस्ट्रक्शन तक कर देंगे, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होगा, इधर इरिगेशन के लिए पानी होगी, लेकिन डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में जो पानी भर जाएगा, इतने विलेज डूब जाएंगे, उसको क्या? और डाउनस्ट्रीम में पानी ही नहीं होगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जब आप डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अभी तक कुछ फीस पास, आजकल तो बढ़िया आ गया अमेरिका में सेंसर बेस्ड, एक मछली पास करेगा, वो पास है, उसको बताते रहेगा, रिकॉर्ड कर सकते हैं इतने मछली पास करेगी। तो आप क्या हुआ फारक्का डैम में, मैं आपको बताता हूँ, फारक्का डैम में, फारक्का जो था हमारा फारक्का में बना है बैराज, वो बैराज बनने के बाद क्या हुआ, अपस्ट्रीम में पानी हो गया, डाउनस्ट्रीम पूरा बंद। हिल्सा एक मछली है जिसका किलो 1200 से 1500 2000 रुपया है, इलिस माछ। वो क्या करता है, पूरा समुद्र से माइग्रेट करता है, रेस्टोरेंट में फिर रिवर में जाके फ्रेश वाटर में बच्चा पैदा करता है, 1000 किलोमीटर माइग्रेट कर जाता है अपस्ट्रीम। फ्रेश वाटर में बच्चा पैदा करके फिर जब बच्चा बड़े हो जाते हैं, फिर उनको लेके वो माइग्रेट करके समुद्र में जाता है, वो मैच्योर होने के लिए। लेकिन ये बैरेज बनाने के बाद वो जा ही नहीं पा रहा है, वो ऐसे ही करके इलाहाबाद तक माइग्रेट करते थे। इसमें वो एक ही कंजर्वेशन होता था मछली की, और हिल्सा आता था तो मछुआरा पकड़ के काफ़ी पैसा कमा रहे थे मछली इलाहाबाद तक, लेकिन मछली आ ही नहीं पा रहा है। तो अभी बात हो रहा है कि उसमें एक कुछ फिश पास बना जाए, कुछ ये फिश लाडर बना जाए। सार को सब मालूम है, लेकिन कुछ बोल ले रहे हैं, सार भी पकड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ, सब जानते हैं, लेकिन खत्म यही कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, खत्म सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के खत्म यही कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो एनवायरनमेंट का है, पर्यावरण का है, बायोडाइवर्सिटी की है, तो इसको हम कैसे हम लोग इसको ठीक करेंगे। तो इसीलिए इंजीनियर्स का भी जरूरत है,
एनवायरमेंटलिस्ट का भी जरूरत है, बायोलॉजिस्ट का भी जरूरत है, साइंटिस्ट लोग की भी जरूरत है, एनजीओ का भी जरूरत है, लोगों का भी, हमारा जो आसपास में जो लोग हैं उन लोगों का भी जागृति होना जरूरी है। ये सब बहुत जरूरी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इलिश माछ एक माछ नहीं है। बांग्लादेश का इनकम 1/6 ऑफ द जीडीपी कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ हिल्सा। बांग्लादेश एक कंट्री है, उनका जितने इनकम है ये 1/6 ऑफ दैट इनकम कम्स फ्रॉम हिल्सा एक्सपोर्ट, क्योंकि वो लोग इतने प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं। हम इंडिया से छोटा कंट्री है, हमसे अलग होके गए जाके इतने पैसा कमा रहे हैं, हम नहीं कमा। मैं इसमें ट्रांसबाउंड्री थोड़ा सा ऐड अप करूंगी, क्योंकि वहाँ का हमने बहुत बड़ा एक गंगा सद्भावना यात्रा निकाला था, उससे जो हमको समझ में आया, बिकॉज इससे रिलेटेड ट्रांसबाउंड्री भी है। ये जो इल्शा मच्छी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जब भी गंगा में देखा गया कि फिश लॉक गेट ऑपरेट नहीं हो रही है, फिश माइग्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश को ऐसे एक फीलिंग आ गया कि यहाँ से पानी छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ हमारी सारी सिल्टेशन हो गई थी। तीनों ग्रुप जब बैठेंगे तो इसमें वो जो है एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो है जो किसान है और जो ट्रैक्टर चला के या हल चला के जमीन को टिल करता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्राइमरी कॉज है सिल्टेशन का। मैं आपको बताऊं कि ये बात बहुत कम उसमें कही जाती है सेमिनारों में, लेकिन जो मेरा एक अपना अनुभव रहा है, सबसे बड़ा योगदान उसी का है। अगर उसको हम जागरूक नहीं करते, उसको हम जोड़ते नहीं हैं कि भाई आपने टिलिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, आप किसी के नीचे ना जाए, आप अपनी जमीन भी ना बढ़ाएं, उस तरीके से ये उनको साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक साइंस की बात है, जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है, ये काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कोई भी बिल्डिंग तब तक अच्छी नहीं बन सकती जब तक मिस्त्री एजुकेटेड नहीं होगा। मिस्त्री को पता नहीं होगा कि उसको ईंट कैसे रखनी है, वो किस प्रकार से रखनी है, तो बिल्डिंग बड़ी अच्छी नहीं होगी। आपने कितनी अच्छी डिजाइन कर रखी हो, कितनी अच्छी प्लानिंग कर रखी हो, कितनी अच्छा आर्किटेक्चर, इसी तरीके से वो होता है। अपना ऐसे बात संजय जी सारे नोट करिए, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स को भी साथ में लेना है, एनवायरमेंटलिस्ट को भी लेना है, इंजीनियर्स को भी लेना है, एनजीओ को भी लेना है। तो इट्स ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, अकेला का काम नहीं है। सबको लेना है, नहीं तो गवर्नमेंट को भी लेना है, गवर्नमेंट मशीनरी को भी लेना है, नहीं तो अकेला वो कुछ करते रहेंगे बस और आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपका 12 बजने वाला है, हम टाइम पे वाइंड अप करेंगे।